तो वर्कर्स की लाइफ के बारे में हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं 4th। तो इसमें जहाँ पर ये फोटोग्राफ दी हुई है इसमें कहा है कि ए शैलो अंडरग्राउंड रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन सेंट्रल लंदन। तो लंदन के अंदर एक अंडरग्राउंड रेलवे जो है वो बनाई जा रही है। तो इलस्ट्रेटेड टाइम्स 1868 में अखबार में छपा है ये। फ्रॉम द 1850s रेलवे स्टेशन बिगैन कमिंग अप ऑल ओवर लंदन। तो सारे लंदन में अलग अलग जगह पे रेलवे स्टेशन बनने शुरू हो गए। दिस मीन्ट ए डिमांड फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू डिग टनल्स। तो बहुत सारे लेबर जो थे उनको मजदूरों की ज़रूरत थी ताकि वो सुरंगें खोद सकें। इरेक्ट टिम्बर स्कैफोल्डिंग्स, तो लकड़ी के खंभे बना खड़े कर सकें। डू द ब्रिक एंड आयरन वर्क्स, उसमें ईंटों का और लोहे का काम कर सकें। जॉब सीकर्स मूव्ड फ्रॉम वन कंस्ट्रक्शन साइट टू अनदर, तो ऐसे जो अलग अलग जॉब ढूंढने वाले लोग थे वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक साइड से दूसरे साइड तक जाते थे। यहाँ पर ये काम चल रहा है, ये खड़ा जैसे इंस्टॉलेशन की हुई है, यहाँ पर ऐसे गोल ऐसे बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, यहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही एक बिल्डिंग खड़ी है। तो वर्कर जो थे उनका हाल है कि द वुलन इंडस्ट्री में वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगैन अटैकिंग द न्यू मशीन्स। जो औरतें हाथ से काटती थीं, हाथ से कताई का काम करती थीं, तो जब मशीन आ गई तो उन्होंने मशीनों पर अटैक करना शुरू किया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जैनी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरह जो जैनी वाली मशीन थी कताई की, स्पिनिंग मशीन के लिए काफ़ी सारी उसमें कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी देर तक जारी रहा। आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़, तो नई बिल्डिंगें बनने लगीं शहरों में। ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नौकरी के लिए काफ़ी सारी उसमें मौके आ गए। रोड्स वर वाइडन्ड, सड़कें चौड़ी होने लगीं। न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, नए रेलवे स्टेशन बन गए। रेलवे लाइंस वर एक्सटेंडेड, रेलवे लाइनों को बिछाया गया, आगे बढ़ाया गया। टनल्स डग, सुरंगें खोदी गईं। ड्रेनेज एंड सीवर लेड्स, तो उसमें सीवरेज का काम भी हुआ, नालियाँ बनाई गईं और सीवर डाले गए। रिवर्स एम्बैंक्ड, नदियों के किनारे पर सीमेंटेड किनारे बनाए गए। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s। तो 1840 तक जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स थे वो दुगने हो गए। एंड डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स, अगले 30 साल में और ज़्यादा डबल हो गए। आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ मतलब वो वाले देश हैं जहाँ पर इंग्लैंड का राज था, जहाँ से वो लोग कच्चा सामान उठाते थे, वहाँ पर कैसी इंडस्ट्री थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ ए कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेज। तो वहाँ पर एक कॉलोनी वाला जो देश है जो इंग्लैंड के कब्जे में था, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति कैसे हुई। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली ए फैक्ट्री, हम सिर्फ एक फैक्ट्री का अवलोकन नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज, बट आल्सो एट द नॉन मशीनाइज्ड सेक्टर, उसमें बिना मशीन वाला जो सेक्टर है उसका भी अध्ययन करेंगे। वी विल लिमिट अवर डिस्कशन प्राइमरीली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा जो मेन ध्यान होगा वो कपड़े की जो उद्योग है उसके ऊपर ही रहेगा। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो ये है जो इंडियन टेक्सटाइल का युग था, जब इंडियन टेक्सटाइल बहुत चरम पर थी। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, तो जो मशीनों वाले उद्योगों के युग से पहले सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। तो भारतीय कपड़ा जो सूती कपड़ा और सिल्क का कपड़े का जो व्यापार था वो सारे इंटरनेशनल मार्केट पे छाया हुआ था। कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज़, तो मोटा जो सूत था
वो बहुत सारे देशों में बनाया जाता था, मोटा सूत का कपड़ा। बट द फाइनर वैराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। दूसरे देशों में मोटा कपड़ा बनता था, लेकिन बहुत बारीक कपड़ा जो था वो इंडिया में बनता था। आर्मीनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स। आर्मीनिया के और फारस के जो मर्चेंट व्यापारी होते थे वो भारत से सामान लेके जाते थे, पंजाब टू अफ़गानिस्तान में आते थे, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया तक जाते थे। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल। बेल्स का मतलब होता है गांठें, बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, कपड़ों की गांठें होती हैं। वर कैरिड ऑन कैमल बैग। तो वो ऊँट के ऊपर लाद के वो जाते थे बाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जहाँ पर वो पेशावर वाला रास्ता है, एक दर्रा है, वहाँ से पास होके जाते थे। थ्रू द माउंटेन पासेज एंड अक्रॉस द डेजर्ट। वहाँ पर खैबर पास है, वहाँ से जाते थे और रेगिस्तानों में होके जाते थे। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। तो एक समुंदर के रास्ते से भी व्यापार होता था। ऐसी वाली समुंदर के ऊपर बंदरगाहें होती थी जो कॉलोनियल पीरियड से पहले थीं। सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। तो जो सूरत एक ऐसी बंदरगाह थी गुजरात की जो कि भारत को गल्फ और लाल सागर के क्षेत्र से वहाँ के जो बंदरगाह थे वहाँ के साथ जोड़ती थी। तो मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, यानी आंध्रा वाले साइड में ये मसूलीपट्टनम एक बंदरगाह है जो कि कोरामंडल कोस्ट पे थी। एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स का मतलब है ये हांगकांग वगैरह जो दूसरे इधर वाले देश हैं साउथ एशिया के, जावा सुमाट्रा ये वाले देश हैं। ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इस विदेशी व्यापार में भारत के व्यापारी और बैंकर्स जो थे वो काफ़ी इन्वॉल्व थे। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, वो इस उत्पादन को पैसा देते थे। कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स, वो सामान ला के देते थे और एक्सपोर्ट करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन्स। तो सप्लाई वाले व्यापारी थे वो पोर्ट के कस्बों तक अंदर के रीजनों से सामान लाते थे। दे गेव एडवांसेस टू वीवर्स। वो जो जुलाहे होते थे कपड़ा बुनने वाले, उनको वो एडवांस अग्रिम राशि देते थे। प्रोकर्ड द वुवन क्लोथ फ्रॉम वीविंग विलेजर्स। तो वहाँ से बुने हुए कपड़े को वो लेके आते थे। एंड कैरीड द सप्लाई टू द पोर्ट्स, और बंदरगाहों तक सामान पहुँचाते थे। एट द पोर्ट्स द बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर हु नेगोशिएटेड द प्राइस। तो समुद्री जहाज़ों पर सामान लेके जाने वाले व्यापारियों के कुछ दलाल होते थे, ब्रोकर होते थे, जो कि प्राइस को वहाँ पर उसका समझौता करते थे। एंड ब्रॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड। तो अंदर में देश के अंदर जो काम कर रहे होते थे व्यापारी, वहाँ से सामान लेके आते थे और समुद्री रास्ते से दूसरे देशों में भेजा जाता था सामान। बाई द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाई इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। तो 1750 के बाद ये जो भारतीय व्यापारियों द्वारा ये जो कंट्रोल किया गया व्यापार था, एक नेटवर्क था, वो टूटने लगा। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेंड पावर। धीरे धीरे जो यूरोप की कंपनियों ने ताकत बना ली अपनी। फर्स्ट सिक्योरिंग ए वेराइटी ऑफ कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। तो यहाँ की जो स्थानीय अदालतों से उन्होंने कुछ अपने लिए रियायतें ले लीं। देन द मोनोपली राइट्स टू ट्रेड। तो फिर व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच द लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। तो यहाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि सूरत बंदरगाह थी और हुगली वाली बंदरगाह थी, वहाँ पर जो लोकल व्यापारी थे उनका काम धीरे धीरे कम हो गया।
एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। नाटकीय रूप से इन बंदरगाहों से सामान का जाना बहुत कम हो गया। द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस्ड द अर्लियर ट्रेड बिगैन ड्राइंग अप। तो जो फाइनेंस, जो पैसे मिलते थे उनको काम करने के लिए, सामान के खरीदने बेचने के लिए, वो बंद हो गए। एंड द लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट। जो स्थानीय बैंक थे वो घाटे में चले गए। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू सूरत हैड बिन ₹16 मिलियन। तो 17वीं सदी के अंत में जो सूरत से बाहर जाने वाला सामान जो था उसकी वैल्यू 16 मिलियन थी। बाई द 1740 इट हैड स्लम्प्ड टू 3 मिलियन। तो वो बहुत थोड़ी रह गई, 3 मिलियन तक रह गई। On a map of Asia, find and draw the sea and land links of the textile trade from India to Central Asia, West Asia, Southeast Asia। तो ये ध्यान से आपने देखना है। यहाँ तक हमने आज कर लिया। मैं इसको आपने अब बेटा ये जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मैंने अभी पढ़ा है, इसको बुक में जो पेज है इसका है 88 पेज है, 88 और 89 पेज ये मैंने पढ़ा है। तो इसको जब वीडियो देखनी है इसको साथ में इसको लेसन को भी पढ़ा करो ताकि तेरे को इसका फ़ायदा हो।